हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसपी सिंह, हिंदी साहित्य से जेआरएफ हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ भारतेंदु युगीन कुछ कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कौन काव्य रचना नहीं है। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है आनंद अरुणोदय, ऑप्शन बी है लालित्य लहरी, ऑप्शन सी है मयंक मंजिल महिमा, ऑप्शन डी है प्रेम पुष्पांजलि। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कौन काव्य रचना नहीं है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ आप लोगों को। इसका सही आंसर है प्रेम पुष्पांजलि। प्रेम पुष्पांजलि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की रचना ना होकर प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र के किस काव्य में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र की किस काव्य में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। ऑप्शन ए है प्रेम पुष्पांजलि, ऑप्शन बी है मन की लहर, ऑप्शन सी है सिंगार विलास, ऑप्शन डी है लोकोक्ति शतक। ये चारों रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र की हैं, लेकिन आपको इसमें बताना है कि किस काव्य में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण है। चलिए बताइए। हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मन की लहर। मन की लहर इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य रचना का युग्म कौन सा सही है। नीचे कुछ काव्य रचनाएं लिखी गई हैं, इसमें से किसी एक ऑप्शन का जो युग्म है वो ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य रचना है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी युग्म सही है। प्रेम संपत्ति लता तृप्यताम, ये ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है हो होरी बिहारी बिहार, ऑप्शन सी में है श्यामलता देवयानी, ऑप्शन डी में है देवयानी हर गंगा। चलिए बताइए। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि जो प्रेम संपत्ति लता है यह ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना तो है, लेकिन तृप्यताम जो है वो प्रताप नारायण मिश्र की रचना होती है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। हो होरी की बात जहाँ तक रही, हो होरी अंबिका दत्त व्यास की रचना है और बिहारी बिहार भी अंबिका दत्त की व्यास की रचना है। श्यामलता ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है और देवयानी भी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी देवयानी तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है, लेकिन हर गंगा जो है वो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है नौ भक्तमाल किसकी रचना है। ऑप्शन ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी था। ऑप्शन सी अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन डी राधाचरण गोस्वामी। नौ भक्तमाल किसकी रचना है। चलिए बताइए। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि भक्तमाल किसकी रचना है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब तक वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाता रहूँगा और अच्छे अच्छे प्रश्न। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है आंसर डी राधाचरण गोस्वामी। नौ भक्तमाल जो है वह राधाचरण गोस्वामी जी की रचना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राधा कृष्ण दास रिश्ते में भारतेंदु जी के क्या लगते थे। जीजा लगते थे,
ऑप्शन बी साला लगते थे, फुफेरे भाई लगते थे, ऑप्शन डी ममेरे भाई लगते थे। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं विशेषकर टीजीटी पीजीटी में, या एक कई प्रश्नों के साथ एक युग ऐसे दे दिया जाता है लोगों को भ्रमित करने के लिए। और इस प्रश्न में एक भ्रमित करने का प्रश्न और आ सकता है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको पहले बता दूं कि राधा कृष्ण दास रिश्ते में भारतेंद्र जी के फुफेरे भाई लगते थे। क्या लगते थे? फुफेरे भाई। लेकिन प्रश्न अगर ऐसे पूछ ले कि भारतेंद्र जी राधा कृष्ण दास के रिश्ते में क्या लगते थे, तो वो ममेरे भाई लगते थे, क्योंकि जो फूफा का लड़का होगा उल्टा जब जाएगा वो मामा का लड़का। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। आइए छठवें प्रश्न पे चलते हैं। प्रताप लहरी किस कवि की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है? प्रताप लहरी किस कवि के प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी जगमोहन सिंह, ऑप्शन ऑप्शन सी है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी जगमोहन सिंह है, ऑप्शन डी राधाचरण गोस्वामी। अगर अगर आप इस पर ध्यान दें तो प्रताप लहरी से ही आप समझ सकते हैं कि ये किस कवि की प्रतिनिधि कविता का संकलन हो सकता है। तो चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की कविताओं का प्रतिनिधि कविताओं का जो संकलन है वह प्रताप लहरी है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न का ध्यान दीजिएगा कि भारतेंदु युगीन कवियों का कौन सा कालक्रम सही है? मतलब ये जन्म इसके से मतलब कौन सा कवि बड़ा है, पहले पैदा हुआ, जन्म पहले हुआ, किस कवि का उसके बाद, किस कवि का उसके बाद, किस कवि का उसके बाद। ए है भारतेंदु, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, चौथा है अंबिका दत्त व्यास। तो आप बताइए। ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 3 4 2, ऑप्शन सी है 1 3 2 4, ऑप्शन डी 4 3 2 1। चलिए बताइए। आपको एलिमिनेशन टेक्निक के आधार पर मैं बता दूं कि इसमें से 1857 की क्रांति से 3 कवि पहले जन्म हुआ है, लेकिन जो अंबिका दत्त व्यास जी हैं इनका जन्म 1857 की क्रांति के बाद हुआ है। अब तो आप लोग काफ़ी हद तक बता सकते। एलिमिनेशन तो हो गया होगा, एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ काम कर गई होगी। अब ऑप्शन ए और सी में बात फंसी है। चलिए बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतेंद्र जी का जन्म 1850 में होता है। उसके बाद आते हैं प्रेमघन जी। इनका जन्म जो है वो 1855 में होता है, 55 में, 1855। ठीक। फिर प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 1856 में होता है। फिर अंबिका दत्त व्यास जी हैं जिनका जन्म 1858 में होता है। यही देखिए टेक्निक है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र जी का और प्रेमघन जी के जन्म काल को लेकर थोड़ा सा समस्या हो सकती है। इसलिए आप लोगों को एक बार फिर से बताता हूँ कि भारतेंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ, प्रेमघन जी का जन्म 1855 में हुआ। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र आए। पहले प्रेम आए फिर प्रताप आए। प्रेम प्रताप याद रखिए। फिर 1858 में अंबिका दत्त व्यास आए। चलिए अच्छा, इसको पूरे अच्छे से समझते हैं कि कौन से कवि का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था 1850, और ये बहुत कम समय में ही अपने एक विशाल व्यक्तित्व और एक विशाल प्रखरता को दिखाकर हम लोगों के बीच से अलविदा कर गए। 1885 में इनका देहांत हो गया। फिर बद्री नारायण चौधरी जी आते हैं। ये 1855 इनका जन्म काल है। 1922 देखा जाए तो ये भी कोई विशेष इनकी भी उम्र नहीं रहती। प्रताप नारायण मिश्र जी भी 1856 में इनका जन्म था। 1894 में हम लोगों को छोड़कर, हिंदी जगत को छोड़कर चले जाते हैं।
ठाकुर जगमोहन सिंह जी 1857, ये गदर 1857 की क्रांति में पैदा हुए थे। याद रखिए, ठाकुर क्रांतिकर्ता है, इससे याद करेंगे तो याद हो जाएगा कि कभी आ गया ऑप्शन में अंबिका दत्त व्यास और ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगंज, तो अंबिका दत्त क्रांति के बाद हुए, ठीक, लेकिन ठाकुर क्रांति करता है तो 1857, ये याद करने का एक ट्रिक है। फिर अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900, राधाचरण गोस्वामी 1859 से राधा कृष्ण दास 1865, और मृत्यु हो जाती है 1907 में। तो ये महत्वपूर्ण थे भारतेंदु युगीन कवि, जिनको जन्मकाल और मृत्यु दिवस याद करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि प्रश्नों में पूछ लेता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतेंदु को लेकर कौन सा कथन गलत है? ये देखिए, ऐसे प्रश्न JRF नेट में आते हैं और अब असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ऐसे प्रश्न आने लगे हैं। अभी हाल में मैं RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने गया था, तो इस प्रकार के प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए, ऑप्शन ए है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, रसा उपनाम से उर्दू में शायरी लिखते थे, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। शिक्षा को बढ़ाने के लिए डिग्री कॉलेज खोला, एकदम सही है, हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज खोला। रिपुनाष्टक, जो कि 1884 ईस्वी में प्रकाश में आई, नामक काव्य भारतेंदु ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में लिखा, एकदम सही है। फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप ब्रज भाषा में लिखा, तो यही ऑप्शन जो है हम लोगों का गलत है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसे ब्रज भाषा में ना लिखकर खड़ी बोली में लिखा था, तो यही ऑप्शन गलत है। याद रखिए, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखा गया है, ना कि ब्रज भाषा में, क्योंकि भारतेंदु युगीन कवियों ने गद्य में तो खड़ी बोली को स्वीकार कर लिया, लेकिन पद्य में अभी भी उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में चलती थी। यहाँ पर भारतेंदु की ये दो जो रचनाएं हैं, जो मुख्यतः पूछी जाती हैं, यह इन्होंने खड़ी बोली में लिखा था, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को लेकर कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी, एकदम सही है, एकदम नो डाउट। इनकी कविताओं में यति भंग प्रायः मिलता है, एकदम सही है, इनकी कविताओं में यति भंग प्रायः मिलता है। भारतेंदु कृति बकरी विलाप का अनुसरण करते हुए इन्होंने पितर विलाप शीर्षक पर कविता लिखी, एकदम सही है। पितर विलाप जो कविता बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने लिखा था, वह भारतेंदु जी की एक कृति थी बकरी विलाप, और उसका अनुसरण करते हुए लिखा था। तीसरा है कि मयंक महिमा इनकी ब्रज भाषा की कृति है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाता है, यही ऑप्शन जो है मित्रों गलत हो जाता है, क्योंकि मयंक महिमा इनकी रचना तो है, लेकिन ये भी खड़ी बोली की रचना है, ये रची गई ब्रज भाषा में ना रचकर इसको खड़ी बोली में रचा गया था। तो आपने देखा भारतेंदु जी का दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में है, और यहाँ पे मयंक महिमा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की जो रचना है वह खड़ी बोली में है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह कथन किसका है? भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी, बच्चन सिंह, ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी, राम कुमार वर्मा। चलिए बताइए, तो इसका सही आंसर है, बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा।
रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न रहे जो कि नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। अगर मैं आपसे मोटी मोटा बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए तो ये 10 प्रश्न हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए ये 20 प्रश्न हैं अगर आप सही से इसका अवलोकन करेंगे। तो अभी तक आप वीडियो पे बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। प्रतिक्रिया देना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।